हेलो नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर से आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। अब बहुत ही जरूरी सवाल जो हमारे दिमाग में हर थोड़ी देर में आता है वो ये है कि क्या मैं सही इंसान के साथ हूं। यहां मैं बात कर रहा हूं रिलेशनशिप की। क्या मैंने सही शख्स से शादी की, या क्या मैं सही शख्स से शादी करने वाला हूं, या जिस शख्स को मैं पसंद करता हूं और जिससे मैं बात करने के बारे में सोच रहा हूं, क्या वो शख्स मेरे लिए सही है। या फिर अगर मैं डेटिंग कर रहा हूं और गंभीरता से सोचने लगा हूं कि क्या मुझे इस शख्स के साथ शादी के रिश्ते में पड़ना चाहिए, इस शख्स के साथ शादी के कॉन्ट्रैक्ट में क्या ये शख्स मेरे लिए होगा, भले ही मेरे लिए आइडियल न सही। तो ये आप कैसे पता करते हो। आमतौर पर एक पुराना तरीका ये था कि आप कुंडलियां मिलवाते थे और आप अपने परिवार के ज्योतिष के पास जाते थे और कुंडलियां मिलवाते थे। आज हो सकता है आप ना करें, बहुत लोग ये करवाना चाहेंगे, बहुत लोग नहीं चाहेंगे, और बहुत सारे लोग क्योंकि वो लव अफेयर के जरिए रिलेशनशिप में पड़ रहे हैं। तो ज्योतिषीय मिलान कभी कभी इतना जरूरी नहीं रह जाता या फिर जरूरी नहीं रहता। तो अगर आप किसी से प्यार करते हो तो मेरा सुझाव भी ये है कि प्लीज आगे बढ़ो और उस शख्स से शादी कर लो। तो या तो तुम साथ डूबोगे या साथ अच्छा करोगे। हालांकि अगर आपको अभी पूरा यकीन नहीं है, अगर आपने अपने प्लान्स पक्के नहीं किए हैं और आप बिल्कुल यकीन करना चाहते हो, तो एक तरीका ये है कि आप किसी शख्स के साथ काफी वक्त गुजारें, तरह तरह के हालात में, ताकि आखिर में पता चले कि आपको उस शख्स से शादी करनी चाहिए या नहीं। हालांकि कभी कभी पूरी जिंदगी भी किसी को सचमुच अच्छे से जानने के लिए काफी नहीं होती, और फिर आप पहले किसी से शादी करके बैठ जाते हो और बाद में पता लगाते हो कि आपका एडवेंचर अच्छा रहा या नहीं। तो क्या कोई रास्ता है जिससे आप बेहतर हो सकते हो, या फिर आप माहिर हो सकते हो ये पता लगाने में कि जिस शख्स के बारे में आप सोच रहे हो या जिसके साथ रहना चाहते हो, क्या वो आपके लिए अच्छा मैच है, क्या वो आपके साथ कंपैटिबल है, और क्या वो आपके लिए परफेक्ट मैच हो सकता है। और क्या कोई चीज होती है जिसे परफेक्ट मैच कहते हैं, या बेस्ट मैच, या बहुत अच्छा मैच। अगर कुछ भी नहीं, तो क्या वो एक खुशहाल मैच है, या जब मामला बनाए तो कम से कम एक स्थिर मैच तो है। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे आप ये कर सकते हो, और ज्यादातर वक्त राशियां, ज़ोडिएक साइंस बचाव के लिए आ ही जाती है। राशि हमें क्या बताती है। मिसाल के तौर पर वैदिक ज्योतिष के नजरिए से, यहाँ तक के पाश्चात्य ज्योतिष के नजरिए से, वो राशि जो आपकी लग्न राशि से 7वीं राशि होती है, वो आपके लिए सबसे ज्यादा कंपैटिबल राशि होती है, आपके लिए सबसे ज्यादा पूरक कॉम्प्लीमेंटिंग राशि होती है, और इसलिए वो आपके लिए सबसे बेस्ट साबित होती है। और इस वजह से वो 7वीं राशि या 7वां भाव शादी का भाव भी कहलाता है, और दाम्पत्य सुख का भी, और वो भी है जो लग्न को सबसे अच्छे से पूरा करता है। हालांकि आप ये कैसे पता करोगे कि आप कौन सी राशि वाले हो पहले, ताकि आपको पता चले कि आपकी 7वीं राशि कौन सी है। तो सबसे पहले क्या आपको सिर्फ अपनी सूर्य राशि देखनी चाहिए और अपनी सूर्य राशि के आधार पर यह तय करना चाहिए कि मैं ये हूं क्योंकि मेरी सूर्य राशि ये है, तो मेरी पूरक राशि ये है। मिसाल के तौर पर अगर आपका जन्म 20 फरवरी और 20 मार्च के बीच हुआ है, तो आप सूर्य राशि के हिसाब से मीन राशि वाले जातक कहलाओगे। और तो मैं एक सूर्य राशि वाला इंसान हूं, मैं अपनी सूर्य राशि के आधार पर मीन राशि वाला हूं, और मेरे लिए सबसे ज्यादा पूरक तो वो राशि है जो मेरे बिल्कुल उल्ट है। और जो राशि मुझसे उल्ट है क्योंकि मैं मीन हूं, वो है कन्या राशि, क्योंकि मीन राशि के लिए उल्टी राशि या 7वीं राशि कन्या राशि होती है। तो क्या आप उसके साथ जाना चाहोगे, या फिर कोई बेहतर तरीका है ये जानने का कि आपकी राशि क्या है, इस आधार पर कि आप किस तरह के इंसान हो। यहाँ मैंने पाया है और मैंने एक वीडियो बनाया है इस ऊपर, ये है कि क्या आप सूर्य राशि वाले ज्यादा हो, या फिर वैदिक लग्न राशि वाले, या वैदिक ज्योतिषीय लग्न वाले। तो मैंने ये वीडियो बनाया कि आप कैसे पता करोगे कि कौन से गुण आप में ज्यादा है, सिर्फ इसलिए कि आपकी पैदाइश वैदिक ज्योतिष की किसी राशि में हुई है, उस आधार पर कि आपके जन्म के वक्त पूर्वी क्षितिज पर कौन सी राशि उदय हो रही थी। क्या उस राशि में जितने भी लोग आते हैं सब एक जैसे होते हैं? तो
आपकी पैदाइश के टाइम के मुताबिक जो वैदिक ज्योतिषीय कुंडलियां इस्तेमाल नहीं करती। अगर आप मकर राशि वाले हो तो क्या आप सचमुच मकर राशि वाले हो सिर्फ इसलिए कि आपका लग्न वैसा है, या फिर आप सूर्य राशि वाले ज्यादा हो? तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। तो प्लीज वो वीडियो देखो और पता करो कि तुम किस राशि के ज्यादा हो, और उसको इस्तेमाल करो ये पता लगाने के लिए कि तुम्हारी पूरक राशि क्या है या फिर तुम्हारी उल्टी राशि कौन सी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने कभी किसी को पूरी तरह से उसकी सूर्य राशि या ज्योतिषीय राशि के मुताबिक नहीं पाया। मैंने पाया है कि आमतौर पर लोग 3 लोग एक में होते हैं। हमेशा एक राशि ऐसी होगी जो सबसे ताकतवर होगी, जो सबसे ज्यादा दिखाई देगी। फिर एक दूसरी राशि होगी जो ज्यादातर वक्त 70 से 80% वक्त किसी न किसी तरह से दिखेगी। और फिर एक तीसरी राशि होगी जो भी काफी हद तक बीच बीच में बचाव के लिए आएगी या बाकी 2 राशियों की मदद करेगी। तो कोई शख्स बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो सकता है कुछ मामलों में, लेकिन साथ ही बहुत ही मौज मस्ती करने वाला भी हो सकता है। तो एक बहुत डिसिप्लिन्ड मौजी इंसान वो हो सकता है जो मकर और धनु दोनों की एनर्जी एक साथ लाता है, लेकिन एक एनर्जी सबसे ताकतवर होगी जो अपना असर सबसे जबरदस्त दिखाएगी, तो वो हर हाल में होगी। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपकी राशि कौन सी है। आप सबसे पहले कौन सी राशि सबसे ज्यादा दिखाते हो, यानी आपकी नंबर 1 राशि, सबसे नेचुरल राशि कौन सी दूसरी राशि है जो आप ज्यादातर वक्त होते हो, अपनी सबसे अहम राशि यानी सबसे ताकतवर राशि होने के बाद, और कौन सी तीसरी राशि है जो बैकअप की तरह है, जहां आप अक्सर वैसे भी होते हो, वो तत्व भी ले आते हो। तो कोई जो मकर लग्न वाला है लेकिन उसमें कर्क तत्व भी है, वो एक सख्त माँ हो सकती है, लेकिन बहुत ही केयरिंग माँ भी हो सकती है, उदाहरण के तौर पर, या फिर एक केयरिंग कर्मचारी या केयरिंग बॉस भी। तो कोई जो ज्यादातर वक्त एक सख्त टास्क मास्टर होता है, लेकिन जरूरत के वक्त बहुत ही सपोर्टिव भी हो सकता है और आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी दे सकता है, केयरिंग भी हो सकता है, फोन भी कर सकता है और पूछ सकता है कि आप कैसे हो, क्या हाल है, और क्या वो आपकी कोई मदद कर सकते हैं। तो कोई भी एक जैसा नहीं होता, लोग हमेशा 3 किस्म के होते हैं। तो पता करो कि तुम राशि के तौर पर कौन जबरदस्त हो, इससे पहले कि तुम ये पता करो कि तुम्हारे साथ कौन सबसे ज्यादा कंपैटिबल है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और तुम ये वीडियो के जरिए कर सकते हो, लेकिन ये भी देखने की कोशिश करो कि जिंदगी के किन मामलों में, किन सिद्धांतों, किन कदरों, किन योग्यताओं में तुम सबसे आगे हो, और उसके जरिए एक आखिरी नतीजे पर पहुंचो कि मैं ज्यादातर वक्त ऐसा ही लगता हूं। या तुम अपने दोस्तों और परिवार वालों से पूछ सकते हो कि उनके ख्याल में उनकी ताकतें, कमजोरियां या चुनौतियां क्या हैं। फिर उसको इस्तेमाल करो इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कि तुम कह सको, मैं ये हूं। तो अपनी सूर्य राशि और अपनी वैदिक राशि को देखो, फिर दूसरों से फीडबैक लो, थोड़ा आत्म मंथन, सेल्फ सोल सर्चिंग करो, और फिर इस नतीजे पर पहुंचो कि तुम्हारी राशि क्या है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हें क्या पूरा करता है। अगर तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो, तो तुम कैसे जानोगे कि तुम्हें क्या पूरा करता है? ठीक है, तो ये है आपके लिए टेस्ट नंबर 1 ये जानने के लिए कि आपकी राशि क्या है। दूसरा, एक बार जब आप कुछ जान जाओ कि तुम कौन हो, तो तुम्हारे लिए सबसे पूरक राशि कौन सी है। तो मिसाल के तौर पर, अगर आप वैदिक राशियों के हिसाब से हैं, तो आपके लिए 7वीं राशि तुला है, जो आपके लिए सबसे पूरक है। अगर आप वृषभ राशि वाले हैं, तो आपके लिए पूरक राशि वृश्चिक है। अगर आप मिथुन हैं, तो आपके लिए सबसे पूरक राशि धनु है, या 7वीं राशि, या आपकी उल्टी राशि, या संतुलन बनाने वाली राशि। तो जब आप ये पता लगा लोगे कि आपकी कंपैटिबल राशि क्या है, तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा उसी राशि वाले से शादी करोगे या आपको बस वही राशि वाला मिलेगा। आपको दूसरी अलग अलग राशियों के लोग भी मिल सकते हैं, लेकिन आप गलती करना नहीं चाहते, आप ज्यादा यकीन करना चाहते हो। और तो आम तौर पर आप 3, 4, 5 अलग अलग लोगों से जिंदगी में मिल सकते हो, और कभी कभी आपको चुनाव करने की जरूरत पड़ जाती है। और जब आपको चुनाव करना होता है, तो आपके पास सारी जानकारी और हर तजुर्बा नहीं होता।
कभी कभी आपको एक विश्वास की छलांग भी लगानी पड़ती है, लेकिन जब आप विश्वास की छलांग लगाते हो तो हमेशा अच्छा होता है कि आप कोशिश करो कि वो छलांग किसी ऐसे शख्स के साथ लगाओ जिसके बारे में आप जानते हो कि वो कुछ हद तक एक खास राशि का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि फिर आप उस राशि की ताकतों और कमजोरियों को जानते हो, और तो आप यकीन कर सकते हो कि ठीक है, मैं इस तरह के इंसान के साथ ठीक हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे भविष्य में क्या सामना करना पड़ सकता है, और उसके आधार पर मैं इस शख्स के साथ रहने को तैयार हूँ। तो किसी राशि के इंसान की ताकतें और कमजोरियां जानना भी जरूरी है, लेकिन आप कैसे जानोगे कि जिस शख्स से आप शादी के बारे में सोच रहे हो वो उस खास राशि का है? तो आपको सच में ये जानने की जरूरत है कि उस शख्स की राशि क्या है, और फिर ये देखो कि क्या वो शख्स आपके साथ इस वीडियो के हिसाब से कंपैटिबल है जो मैं बना रहा हूँ, ये पता लगाने के लिए कि आपकी सबसे कंपैटिबल कौन है। 4 चीजों को एक साथ रखा गया है इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कि आपकी राशि के लिए सबसे कंपैटिबल राशि कौन सी है। तो सबसे पहले आप कैसे पता करोगे कि वो शख्स किस राशि का है? आप 2 या 3 छोटे छोटे टेस्ट ले सकते हो। तो किसी को क्विज टेस्ट में मत डालो ये जानने के लिए कि उसकी राशि क्या है। जब आप किसी को पसंद करने लगो या महसूस करो कि कोई आपकी जिंदगी में आ गया है और आप रिलेशनशिप को थोड़ा और पक्का या मजबूत करना चाहते हो, आगे ले जाने से पहले अगर आप उसमें बहुत ज्यादा नहीं उतरे हो, या फिर अगर आप थोड़े बहुत उतरे भी हो और सोच रहे हो कि क्या आपको इस शख्स के साथ रहना चाहिए या नहीं, तो एक तरीका ये है कि आप उसके परिवार वालों और दोस्तों से पता करो। अब आप ये घूम घूम कर नहीं पूछ सकते कि क्या मुझे इस शख्स से शादी करनी चाहिए? उसका बेस्ट फ्रेंड और उसके परिवार वाले हमेशा उस शख्स की अच्छी बातें ही बताएंगे। तरीका ये है कि आप बिल्कुल सहज तरीके से जानकारी इकट्ठा करो। तो अगर आप किसी पार्टी में हैं और आपके होने वाले या आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के दोस्त या परिवार वाले भी वहां हैं, या आप उनका कोई कॉमन फ्रेंड हो, तो जब आप मौके पर बिल्कुल आम तरीके से और मजाक मजाक में लोगों से पूछो इस शख्स की 3 अच्छी ताकतें क्या हैं, वो जानते हैं कि आप दोनों एक साथ हो, तो वो हमेशा उसकी अच्छी बातें बताएंगे। अगर वो शख्स परिवार या दोस्त है तो वो कहेंगे, ठीक है, आकाश बहुत अच्छा इंसान है, उसमें ये है और वो है। वो 2 या 3, शायद 4-5 अच्छी चीजें बताएंगे और फिर कहेंगे, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें उसमें 2 चीजें बदलनी हो, इस सवाल को दिल में रखना, ये बहुत जरूरी है। ये मत पूछो कि उसकी कमजोरी क्या है, कहो अगर तुम्हें उसमें 2 चीजें बदलनी हो तो क्या बदलोगे, और फिर उनका रिएक्शन देखो। अब तुमने कमजोरी नहीं पूछी, तुमने पूछा कि तुम कौन सी चीज बदलोगे। तो आमतौर पर लोग अपने में वो चीजें बदलना चाहेंगे जो उन्हें अच्छी नहीं लगती या जिसे वो कमजोरी समझते हैं, तो वो खुल जाते हैं। वो कहेंगे, ठीक है, अगर मुझे आकाश में एक चीज बदलनी है तो मैं चाहूंगा वो अपना व्यवहार बदले, जैसे वो बड़े गरीब या नीच लोगों से पेश आता है, क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करता, वो उन्हें कोई अहमियत नहीं देता, वो सिक्योरिटी गार्ड या नौकरानी से बहुत रूखा है और बहुत कम केयरिंग लगता है। और दूसरी चीज जो मैं उसमें बदलना चाहूंगा वो ये है कि कभी कभी वो मिलता ही नहीं है। आपको पता है, कई बार उसे 10 बार फोन करना पड़ता है इससे पहले कि वो तुमसे मिले, और कई बार मेरी मुश्किल घड़ी में भी वो सबसे आखिर में आता है। मेरे दूसरे दोस्त, यहाँ तक कि मेरा पड़ोसी पहले आ जाता है, वो 3-4 दिन बाद आकर पूछता है कि कैसा है। तो फिर एकदम सहज ढंग से उस शख्स ने तुम्हें बता दिया कि उस इंसान की कमजोरियां क्या है। फिर तुम उस नतीजे पर पहुंचो, क्या तुम सच में ऐसे शख्स के साथ रहना चाहोगे जो उभरकर आने वाली कमजोरियों के आधार पर ऐसा है? अलग अलग लोग तुम्हें 2-2 चीजें बताएंगे जो वो बदलना चाहेंगे। तो पिता कुछ कह सकता है, दोस्त कुछ कह सकते हैं, बुआ कुछ कह सकती है, बहन कुछ कह सकती है, लेकिन कुल मिलाकर फिर तुम्हें अंदाजा हो जाता है कि उस इंसान के कमजोर क्षेत्र क्या है। और अगर तुम काफी वक्त से उस शख्स के साथ रहे हो तो तुम खुद भी उसकी कमजोरियों और ताकतों को जान सकते हो। उसके आधार पर तुम उस शख्स को बेहतर पहचान सकते हो। दूसरा टेस्ट, जो बहुत अच्छा टेस्ट है ये जानने के लिए कि शख्स कैसा है, वो है प्रेशर, दबाव वाली सूरत हाल, सिचुएशन में उस शख्स को जानना।
और कई बार जब तुम डेटिंग के माहौल में हो या तुम उस शख्स के साथ बाहर जाना शुरू कर रहे हो, तो तुम सच में उसे मुश्किल हालात में नहीं जान पाते। तुम उसे आमतौर पर मौज मस्ती के हालात में जानते हो, क्योंकि तुम और वो शख्स साथ हो, तो तुम कुछ हद तक मौज मस्ती भरे माहौल में हो। बिना उसे प्रेशर वाली सूरत ए हाल में डाले तुम नहीं जान पाते। अब तुम उसे किसी टेस्ट जैसी चीज में नहीं डाल सकते, जैसे सेना की परेड। कोई भी ये पसंद नहीं करता, और तुम उसे उथल पुथल में नहीं डाल सकते वैसे भी। तो बाकी तरीका है उन्हें पैसे के लेन देन में और सफर के माहौल में टेस्ट करना। तो जांच करो या पता करो कि वो पैसे के लेन देन में कैसे है, भले ही तुम जानते हो। अगर तुम्हारा दोस्त कहे ये लड़का बहुत बुरा है, तुम्हें पता है जब इसके पास पैसे होते हैं तब भी ये पैसे उधार लेता है और भूल जाता है, ये पैसे कभी वापस नहीं करता, या जब भी मैं इससे पैसे मांगता हूँ काश ये थोड़ा आगे आकर मुझे पैसे देता जब मुझे पैसों की जरूरत होती है, या बिना 10 बार याद दिलाए पैसे वापस करता। उसे 10 बार कहना पड़ता है इससे पहले कि वो पैसे उधार दे या वापस करे। तो ये एक बात। दूसरी बात, सीधे उस शख्स से पूछो। अगर कोई शख्स तुमसे पैसे मांगे, यानी अगर कोई दोस्त तुमसे पैसे मांगे, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे पैसे दोगे, या तुम्हें लगता है कि पैसे दोस्ती के बीच नहीं आने चाहिए? फिर देखो उसका रिएक्शन क्या है। अगर वो कहे नहीं नहीं नहीं, मुझे पैसे दोस्ती के बीच नहीं पसंद, तो दोस्ती और पैसे दोस्तियां खराब कर देते हैं। मैं किसी को पैसे नहीं देता, मैं पैसे को दूर रखता हूँ, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो क्या सोचता है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम अपने दोस्त को पैसे दे दो और फिर पैसे के बारे में भूल जाओ, ताकि पैसे तुम्हारे और दूसरे इंसान के बीच ना आए, जब तक कि पैसे बहुत बहुत बड़ी रकम न हो। फिर तुम्हें सोचना पड़ेगा कि पैसे देना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर वो रकम तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और इंसान पैसे मांग रहा है, तो क्यों ना अपने दोस्त को पैसे दे दो और फिर भूल जाओ। जब उस इंसान के पास पैसे होंगे वो वापस कर देगा, अगर नहीं तो पैसे को भूल जाओ। पैसे को अपनी दोस्ती के बीच मत आने दो। तो पैसे के लेन देन में वो कैसा है, जब तुम उससे पूछोगे या जांच करोगे तो पता चल जाएगा। दूसरा तरीका है उस शख्स को किसी मुश्किल यात्रा ट्रैवल पर ले जाना। यानी उस शख्स से कहो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। हमें सुबह 5 बजे उठना है, एक बैग लेना है और हमें एक जगह जाना है, एक सरप्राइज जगह, और तुम उसी तरह चलोगे जैसे मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। फिर उसे ट्रेन, लोकल ट्रेन, बस पर बिठाओ, उसे थोड़ी दूर पैदल चलाओ ताकि तुम प्रेशर वाली और मुश्किल सूरत ए हाल में उसे जान सको। ऐसी सूरत ए हाल में जहां तुम उस इंसान के सब्र, पेशेंस को परख रहे हो, वो कैसे निकलता है। अगर उसे बस के लिए 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट इंतजार करना पड़े, तो वो कैसे पेश आता है। अगर तुम उससे कहो कि हम खाना और पानी लेने जा रहे हैं, और फिर तुम सहजता से भूल जाओ और कहो, मुझे बहुत माफ करना, मैं पानी या खाना भूल गया, और वो प्यासा है, वो प्यासी है, तो तुम जांच करो उनका रिएक्शन कैसा होता है। क्या वो सब्र खो देते हैं या कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम मौज मस्ती के लिए यहाँ आए हैं, किसी दुकान से ले सकते हैं। ऐसी सूरत ए हाल में उनका रिएक्शन कैसा होता है। तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर तुम मुश्किल हालात में कोई गलती करो, ऐसे हालात में जो किसी इंसान के सब्र को परखते हैं, तो वो कैसे रिएक्ट करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके जरिए तुम सच में जान सकते हो कि वो शख्स कैसा है, और फिर तुम इस नतीजे पर पहुंच सकते हो कि वो शख्स किस राशि में ज्यादा फिट बैठता है, ना सिर्फ उसकी सूर्य राशि के कारण, ना सिर्फ उसकी पैदाइश के वक्त के आधार पर वैदिक ज्योतिषीय लग्न के कारण। तो जब तुम ये करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि वो किस राशि के ज्यादा नजदीक है। तो एक वैदिक ज्योतिषीय कुंडली तुम्हें बताएगी कि उसकी पैदाइश का वक्त क्या है और उसका लग्न क्या है। लेकिन जैसा मैंने कहा, हो सकता है वो शख्स पूरी तरह से उस राशि वाला ना हो, वो कुछ और ज्यादा हो सकता है, और बाकी की 2 राशियां उसकी वैदिक राशि से बहुत बहुत अलग हो सकती है। तो हमेशा बेहतर है कि पहले इंसान को अच्छे से जानो और फिर इस नतीजे पर पहुंचो कि उसकी पहली राशि क्या है, उसके लिए सबसे अहम नेचुरल राशि क्या है, चाहे वो सूर्य राशि हो, वैदिक ज्योतिषीय लग्न राशि हो, या कोई और राशि।
और एक इंसान के तौर पर वो कुल मिलाकर क्या है, और फिर देखो कि क्या वो शख्स तुम्हारे साथ कंपैटिबल है या नहीं। अब मैं इस नतीजे पर कैसे पहुंच रहा हूं कि कौन सी राशि सबसे ज्यादा कंपैटिबल है, ये सिर्फ वैदिक ज्योतिष के नजरिए से या सूर्य राशियों के नजरिए से नहीं देख रहा। मैं 3 तकनीकों टेक्निक्स को मिला रहा हूं ताकि तुम्हें बता सकूं, और ये एक ऐसी तकनीक है जिसे समय ने परखा है और मैंने इसको 4 दशकों से इस्तेमाल किया है, क्योंकि हर राशि जो दूसरी राशि के साथ कंपैटिबल लगती है, हो सकता है असल में कंपैटिबल ना हो। तो मैंने ये देखा है कि जो राशि बिल्कुल उल्ट होती है आपकी राशि के, वो एक अहम पहलू है जिसे देखना चाहिए। दूसरा पहलू है उस राशि को देखना जो आपकी पूरक राशि के समान हो, यानी अगर आप अग्नि राशि फायर साइन के हो, मान लो आप मेष लग्न वाले हो, तो आपकी उल्टी राशि तुला है, जो वायु राशि एयर साइन है, जिसका मतलब है कि अग्नि और वायु राशियां एक दूसरे के साथ ज्यादा कंपैटिबल होती है, और तो बाकी की वायु राशियां भी तुम्हारे साथ कंपैटिबल हो सकती है। ये पहला टेस्ट है। दूसरा तरीका या तकनीक को जोड़ने का है भावात भावम सिद्धांत, भावोद भावम प्रिंसिपल, जिसका मतलब है कि हर राशि के लिए 9वीं राशि और 5वीं राशि जो त्रिकोण भाव ट्राइन हाउसेस है, वो भी आपके लिए अच्छी होती है। एक तो क्योंकि वो आपकी लग्न राशि के समान राशि है, या 9वीं भाव की राशि आपके लिए लाभ गेन्स की सबसे बड़ी राशि है, और 9वीं भाव की राशि आपकी किस्मत बदल सकती है। और फिर 5वीं राशि या 5वां भाव भी, जो बाकी त्रिकोण भावों में से एक है, आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 5वां और 9वां भाव त्रिकोण भाव आपके लिए लाभ के सबसे बड़े भाव होते हैं। तो 9वीं राशि भी आपके साथ बहुत कंपैटिबल हो सकती है, जिसका मतलब है कि जो राशि आपकी राशि के बिल्कुल उल्ट है, उनमें से या तो बाकी 2 राशियों में से कोई आपके साथ कंपैटिबल हो सकती है, और 9वीं और 5वीं भाव की राशियां भी आपके साथ कंपैटिबल हो सकती हैं, हालांकि वो एक ही तत्व की होती है। तो तुम एक को देखते हो, पूरक राशि, उल्टी राशि को। दूसरी चीज जिसे तुम देखते हो वो ये है कि क्या वो शख्स किसी ऐसे तत्व से है जहां तुम देखते हो कि अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व या जल तत्व में से कौन से तत्व आपकी राशि के लिए सबसे उपयुक्त है। और तुम भावात भावम सिद्धांत को देखते हो, तुम पूरक राशि के सिद्धांत को भी देखते हो। और आखिरी तकनीक जो तुम इसमें जोड़ते हो वो है केंद्र का सिद्धांत, केंद्र प्रिंसिपल, जो वैदिक ज्योतिषीय विधि से आता है। ये कहता है कि जब तुम योगास को देखते हो, आमतौर पर ग्रह जो एक दूसरे से केंद्र में होते हैं, खास तौर पर लाभकारी ग्रह, वो योग बनाते हैं। तो एक ग्रह जो दूसरे ग्रह से केंद्र में हो, या एक भाव जो दूसरे भाव से केंद्र में हो, वो लाभकारी भाव होता है। इसलिए जो भी भाव लग्न से केंद्र में होते हैं, यानी चौथा, 7वां और 10वां भाव, वे शुभ भाव कहे जाते हैं। ये अच्छे भाव होते हैं। तो कोई भी राशि जो चौथी या 7वीं या 10वीं राशि हो, वो भी आपके लिए अच्छी राशियां होती हैं। वो आपके लिए बुरी नहीं होती। हालांकि चौथा भाव और 8वां भाव और 12वां भाव एक जैसी किस्म के होते हैं, और क्योंकि छठा, 8वां और 12वां भाव दुष्टाना भाव होते हैं, इसलिए 8वीं और 12वीं राशि एक जैसी किस्म की होती है। तो हो सकता है चौथी राशि भी आपके लिए उतनी शुभ ना हो, और इस वजह से तुम्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि क्या तुम सच में किसी ऐसे शख्स के साथ रहना चाहते हो जो चौथे भाव की राशि की एनर्जी रखता है। तो जब तुम इन सबको एक साथ रखते हो, तुम्हारी राशि की पूरक राशि क्या है, उल्टी राशि, तुम्हारी 9वीं और 5वीं राशि क्या है, और केंद्र में कौन सी राशियां आती हैं या जो तुम्हारे तत्व से मेल खाती है, जब तुम इन सबको मिलाते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि कौन सी राशि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कंपैटिबल है। तो चलिए इस सिद्धांत को इस्तेमाल करते हैं। उल्टी राशि, पूरक राशि, 9वीं या 5वीं राशि, केंद्र की राशि और तत्वों को मिलाकर, और जब तुम इन सबको उस सिलसिले से जोड़ते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी राशि के आधार पर तुम्हारे लिए सबसे पूरक राशि या सबसे कंपैटिबल राशि कौन सी है। तो चलिए राशि चक्र ज़ोडिएक की पहली राशि में कूदते हैं, जो मेष राशि है। हम जानते हैं कि मेष राशि अग्नि राशि है और इसकी उल्टी राशि तुला है,
जो वायु राशि है, जिसका मतलब है कि अग्नि राशि के लिए वायु राशियां कंपैटिबल होती है और खास तौर पर तुला राशि सबसे ज्यादा कंपैटिबल है। अब बाकी की दो वायु राशियां कौन सी हैं? बाकी दो वायु राशियां हैं कुंभ और मिथुन। लेकिन भावात भावम सिद्धांत के मुताबिक हम जानते हैं कि कुंभ राशि मेष राशि से 11वीं राशि है और 11वीं राशि इच्छाओं और चाहतों विशेस एंड डिजायर्स का भाव है। तो 11वीं राशि दर्शाती है कि आपकी इच्छाएं और चाहतें कहाँ पूरी हो सकती हैं। हालांकि जब तुम कुंभ राशि से मेष राशि की तरफ देखते हो तो तुम्हारी राशि कुंभ से तीसरी राशि है, जिसका मतलब है कि कुंभ राशि वाले शख्स के लिए तुम्हारी राशि तीसरा भाव है, यानी तुम उनके लिए कड़ी मेहनत हार्ड वर्क हो, उनके लिए एक कोशिश हो। तो जबकि वो तुम्हें लाभ पहुंचा सकते हैं, हो सकता है तुम उन्हें उतना लाभ नहीं पहुंचा सकते। असल में उन्हें शायद ज्यादा मेहनत करनी पड़े ताकि वो तुम्हारे साथ एक स्थिर रिलेशनशिप का आनंद ले सके। तो तुम शायद किसी ऐसे शख्स से शादी करना चाहो जो तुम्हारी इच्छाएं और चाहते पूरी करे। लेकिन दूसरे इंसान के बारे में क्या? अगर दूसरा शख्स ना चाहे या दूसरा शख्स ये महसूस करे कि तुम उसके लिए बहुत ज्यादा काम हो, तो उसकी इच्छाएं और चाहते बहुत मेहनत के बाद ही पूरी होती है। क्या वो सच में तुमसे खुश रहेगा? और इसलिए बेहतर है कि तुम किसी ऐसे शख्स के साथ आओ जो मेष राशि के लिए 11वीं राशि हो यानी कुंभ, लेकिन केवल बहुत चुनिंदा हालात में, एक सामान्य नियम के तौर पर नहीं। और दूसरी राशि है मेष राशि से तीसरी राशि जो मिथुन है, जिसका मतलब है कि मिथुन राशि तुम्हारे लिए मेहनत है। तो क्या तुम किसी ऐसे शख्स के साथ रहना चाहोगे जो तुम्हारे लिए बहुत मेहनत बन जाए और तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़े रिलेशनशिप को चलाने के लिए, रिलेशनशिप में खुश रहने के लिए, रिलेशनशिप को स्थिर रखने के लिए? इसलिए मेष लग्न वाले जातक के लिए तुला एक पूरक राशि है जो कंपैटिबल हो सकती है, लेकिन मिथुन इतनी नहीं। हालांकि कुछ हद तक कुंभ राशि को एक कंपैटिबल राशि की श्रेणी में रखा जा सकता है। अब दूसरी तकनीक जो भावात भावम सिद्धांत है, उसके अनुसार 9वीं या 5वीं राशि जो आपके लिए अच्छी या शुभ राशियां होती है। मेष राशि से 9वीं राशि है धनु, और क्योंकि 9वीं राशि या 9वां भाव सबसे बड़े लाभों का भाव है, इसलिए मेष राशि वाले के लिए दूसरी कंपैटिबल राशि धनु है। हालांकि वो दोनों एक ही अग्नि तत्व की है। और तुम्हारे लिए अगली पसंद है 5वीं राशि जो सिंह है। फिर 5वां भाव भी लाभों का भाव है, लेकिन साथ ही 9वां भाव प्रारब्ध कर्म का भाव है। तो जब तुम उस शख्स के साथ होते हो जो 9वीं राशि का प्रतिनिधित्व करता है, तो तुम्हारा कर्म भी धुल जाता है या उसे मदद मिलती है। और 5वां भाव जो संचित कर्म का भाव है, जब तुम उस शख्स के साथ होते हो जो 5वीं राशि का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो समाप्त हो जाता है। तो मेष लग्न वाले जातक के लिए किसी धनु राशि वाले शख्स के साथ रहना भी एक अच्छी बात हो सकती है, और थोड़ा कम पसंदीदा विकल्प के तौर पर किसी 5वीं राशि वाले सिंह शख्स के साथ रहना भी बुरा नहीं होगा। तो ये है भावात भावम सिद्धांत के अनुसार 9वीं और 5वीं राशि जो काफी हद तक तुम्हारे साथ कंपैटिबल है। और अगला है केंद्र भाव का सिद्धांत। चौथी, 7वीं और 10वीं राशियां केंद्र राशियां हैं, यानी कर्क, तुला और मकर राशियां हैं जो तुम्हारी चौथी, 7वीं और 10वीं है। हालांकि जैसे चौथा भाव 8वें और 12वें भाव के समान किस्म का होता है जो कर्क राशि है, इसलिए चौथे भाव से बचना बेहतर है और 10वें भाव वाले इंसान के साथ रहने की कोशिश करो, क्योंकि 10वें भाव की राशि मकर तुम्हारा कर्म है। ऐसे शख्स के साथ जुड़कर और तुम उस शख्स को खुश रखते हो, तुम इस शादी को स्थिर रखते हो, तो तुम्हारा कर्म भी धुल जाता है या तुम्हारे कर्म को मदद मिलती है। और क्योंकि तुम ऐसे शख्स के साथ रिलेशनशिप में रहकर अपना कर्म कर रहे हो, तुम अपना गृहस्थ आश्रम बेहतर ढंग से निभा रहे हो, तुम्हें राशियों से भी लाभ मिलता है। अब जब तुम इन सब बातों को एक साथ रखते हो, तो जो बारीक गहरी तरतीब एनालिसिस तुम्हारे लिए सबसे कंपैटिबल राशि के तौर पर सामने आती है, वो ये 5 राशियां हैं: तुला, धनु, सिंह, मकर और फिर कुछ हद तक कुंभ राशि आपके लिए अच्छी है। अगर कुछ नहीं तो अपनी ही राशि वाले से शादी कर लो अगर बाकी 5 में से किसी के साथ रिलेशनशिप संभव ना हो।
और ये हैं मेष लग्न वाले जातक के लिए 5 सबसे कंपैटिबल राशियां, तुला, धनु, सिंह, मकर या कुंभ या मेष वगैरह। अब वृषभ लग्न वाले जातक के लिए वृषभ राशि पृथ्वी राशि है और जो राशि वृषभ के बिल्कुल उल्ट है वो है वृश्चिक। वृश्चिक जल राशि है, जिसका मतलब है कि पृथ्वी राशि वालों के लिए जल राशियां भी कंपैटिबल हो सकती हैं। अब सबसे कंपैटिबल राशि तो साफ तौर पर वृश्चिक है, क्योंकि ये उल्टी राशि है, ये 7वां भाव भी है। हालांकि बाकी 2 राशियां कर्क या मीन भी तुम्हारे साथ कंपैटिबल हो सकती है। हालांकि वृषभ लग्न वाले जातक के लिए 11वीं राशि कौन सी है? वृषभ लग्न के लिए 11वीं राशि है मीन। और क्योंकि 11वां भाव इच्छाओं, चाहतों और लाभों का भाव भी है, इसलिए वृषभ लग्न वाले जातक के लिए किसी मीन राशि वाले के साथ रहना बुरा विचार नहीं हो सकता। हालांकि जब तुम कर्क राशि को देखते हो तो कर्क राशि तुम्हारी तीसरी राशि है और किसी भी राशि से तीसरा भाव तुम्हारे लिए कड़ी मेहनत का कारक होता है, यानी रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या तुम किसी ऐसे शख्स के साथ रहना चाहोगे जो तुम्हें सिर्फ रिलेशनशिप स्थिर रखने के लिए मेहनत करने पर मजबूर करे? और इसलिए वृषभ राशि वाले के लिए, कर्क राशि वाले के लिए तुम्हें और मेहनत करनी पड़ सकती है। और जहां मीन राशि की बात है, हालांकि मीन तुम्हारी 11वीं राशि है, लेकिन मीन राशि से देखने पर वृषभ राशि उसकी तीसरी राशि होती है। मीन राशि वाले शख्स के साथ मीन राशि वाले के लिए तुम्हारी राशि तीसरा भाव या तीसरी राशि है, यानी तुम उनके लिए कड़ी मेहनत हो। तो हालांकि तुम मीन राशि को इतना बुरा नहीं मान सकते, लेकिन एक मीन राशि वाले शख्स को लंबे समय में तुम्हारे साथ रहना मुश्किल लग सकता है। इसलिए मीन राशि कुछ हद तक तुम्हारे साथ कंपैटिबल होगी, लेकिन कर्क राशि तो बिल्कुल नहीं। अब भावात् भावम सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए, जहां 9वां भाव और 5वां भाव तुम्हारे लिए लाभ लाने वाले भाव होते हैं, तो मकर और कन्या राशियां भी वृषभ के लिए अच्छी है। इसकी वजह यह है कि मकर वृषभ लग्न वाले के लिए 9वीं राशि है, और चूंकि मकर 9वीं राशि है, इसलिए अगर तुम किसी मकर राशि वाले शख्स के साथ रिलेशनशिप में रहते हो और उसे खुश रखते हो, तो वो तुम्हारे लिए लाभ आकर्षित कर सकता है। दूसरी तरफ कन्या राशि का व्यक्ति वृषभ लग्न के लिए 5वीं राशि है, तो मकर से कुछ कम कन्या राशि वाला भी तुम्हारे लिए कुछ लाभ ला सकता है। हालांकि वो एक ही तत्व की है, फिर भी 9वीं और 5वीं राशियां होने के कारण ये भी तुम्हारे लिए अच्छी है। फिर वृषभ राशि के लिए केंद्र राशियों के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए हम पहले ही बात कर चुके हैं कि 7वां भाव जो केंद्र भाव है और वृश्चिक राशि तुम्हारे लिए निश्चित रूप से अच्छी है। दूसरी तरफ चौथा भाव और 10वां भाव भी तुम्हारे लिए केंद्र भाव है, लेकिन हम पहले ही कह चुके हैं कि चौथा भाव तुम्हारे लिए सबसे अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी एनर्जी 8वें और 12वें भाव के समान है। इसलिए 10वां भाव तुम्हारे लिए अगला कंपैटिबल भाव हो सकता है, और इसलिए वृषभ जातक के लिए कुंभ राशि जो 10वीं राशि है, आपके लिए दूसरी राशियों के मुकाबले ज्यादा कंपैटिबल हो सकती है, सिवाय आपके 7वें भाव की राशि वृश्चिक के। तो जब तुम उल्टे भाव 7वें भाव की राशि को, फिर भावात् भावम सिद्धांत 9वीं और 5वीं राशि को, फिर केंद्र भाव सिद्धांत को मिलाते हो, तो वो 5 राशियां जो वृषभ लग्न वाले जातक के लिए सबसे कंपैटिबल है, वो है वृश्चिक, मकर, कन्या, कुंभ और मीन। अब मीन राशि जो 11वीं राशि है, हो सकता है आपके लिए उतनी कंपैटिबल ना हो, लेकिन बाकी की 5 निश्चित रूप से आपके लिए ज्यादा कंपैटिबल है। वृश्चिक, मकर, कुंभ और कन्या, और कुछ हद तक मीन। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो अपनी ही राशि वृषभ वाले से शादी करो, ताकि या तो तुम दोनों साथ अच्छा करो या साथ डूबो। और ये है कंपैटिबिलिटी वृषभ लग्न वाले जातक के लिए सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी वाली राशियां। अब अगर आप मिथुन लग्न वाले जातक हो, तो मिथुन राशि की 7वीं राशि कौन सी है? मिथुन राशि की 7वीं राशि है धनु, जो अग्नि राशि है, जिसका मतलब है कि बाकी की 2 अग्नि राशियां भी आपके लिए बुरी नहीं होंगी या आपके साथ ज्यादा कंपैटिबल हो सकती है।
और इसलिए बाकी 2 राशियां मेष और सिंह भी तुम्हारे साथ कंपैटिबल हो सकती हैं। हालांकि अब मेष राशि मिथुन से 11वीं राशि है और इसलिए मिथुन लग्न वाले जातक के लिए 11वां भाव, जो इच्छाओं और चाहतों की पूर्ति का भाव है, होने के नाते किसी मेष राशि से शादी करना बुरा विचार नहीं हो सकता है। हालांकि मेष राशि के लिए अगर तुम मिथुन को मेष से गिनो तो मिथुन तीसरी राशि है, जिसका मतलब है कि मिथुन लग्न वाले जातक के लिए मेष राशि वाला शख्स कोई बुरा विचार नहीं हो सकता है। लेकिन मेष लग्न वाले जातक के लिए मिथुन राशि वाले के साथ रहने का मतलब है कि उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बस खुश रहने या रिलेशनशिप स्थिर रखने के लिए। तो कौन किसी ऐसे शख्स के साथ रहना चाहेगा जहां सिर्फ शादी या रिलेशनशिप को स्थिर रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े? और तो हालांकि ये मिथुन लग्न वाले जातक के लिए बुरा विचार नहीं है कि वो मेष राशि वाले के साथ रहे, लेकिन मेष राशि वाले के लिए मिथुन के साथ रहना अच्छा विचार नहीं हो सकता। और तो मिथुन और मेष सबसे ज्यादा कंपैटिबल नहीं है। मिथुन लग्न वाले जातक के लिए कर्क तीसरी राशि है और इसलिए तुम्हारे लिए, अगर तुम मिथुन लग्न वाले हो तो कर्क तुम्हारे लिए बहुत मेहनत है, कर्क राशि वाले लोग, इसलिए कर्क राशि वाले से बचना भी बेहतर है। अब भावात भावम सिद्धांत के अनुसार 9वीं राशि और 5वीं राशि भी तुम्हारे लिए अच्छी है, क्योंकि 9वां भाव स्वयं लाभ का भाव है और 5वां भाव भी लाभ का एक मजबूत भाव है। मिथुन राशि के लिए 9वीं और 5वीं राशि क्या है? 9वीं राशि है कुंभ और 5वीं राशि है तुला। तो जब हम किसी ऐसे शख्स के साथ होते हैं जो कुंभ राशि का हो सकता है, क्योंकि कुंभ 9वें भाव का स्वामी है, तो उस शख्स के साथ रहकर और अच्छे खुशहाल रिलेशनशिप में रहकर तुम्हें लाभ भी मिलेगा, क्योंकि 9वां भाव लाभ का भाव है और सबसे बड़ा लाभ का भाव है। दूसरी तरफ दूसरी राशि जो तुला है वो भी तुम्हें लाभ दिला सकती है, लेकिन कुंभ राशि से कम हद तक। तो कुंभ राशि के साथ रहना भी मिथुन लग्न वाले जातक के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। अब जब तुम केंद्रों पर गौर करते हो जो कि मिथुन राशि से केंद्र में है, तो वो 3 राशियां हैं, चौथी राशि, 7वीं राशि और 10वीं राशि। अब चौथी, 7वीं और 10वीं राशियां हैं धनु, कन्या और मीन। अब कन्या राशि की एनर्जी वही है जो 8वें भाव और 12वें भाव की है, जो पृथ्वी तत्व की है, और क्योंकि 8वां और 12वां भाव दुष्ट भाव भी एक ही पृथ्वी राशियां है, इसलिए मिथुन राशि वाले के लिए कन्या राशि वाले के साथ रहना अच्छा नहीं है। इसके बजाय बेहतर है कि तुम किसी ऐसे शख्स के साथ रहो जो तुम्हारी 10वीं राशि हो, जो 7वीं राशि के बाद अगला केंद्र भाव है। तो मिथुन राशि के लिए 7वीं राशि धनु है। केंद्र भाव सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए वो शख्स तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है। 10वीं राशि मीन राशि वाला शख्स भी तुम्हारे लिए कोई बुरा विकल्प नहीं हो सकता। तो अब जब तुम 7वें भाव की पूरक राशि को मिलाते हो, फिर तुम भावात भावम सिद्धांत से 9वीं और 5वीं राशि को देखते हो और फिर केंद्र भाव सिद्धांत को देखते हो और इन सबको मिलाते हो, तो जो 5 राशियां मिथुन राशि वाले जातक के लिए सबसे कंपैटिबल निकलती है वो है धनु, कुंभ, मेष। चूंकि मेष 11वीं राशि है, इसलिए मेष राशि वाले को चुनने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। तो हालांकि ये राशियां कंपैटिबल है, अगर तुम इनमें से किसी भी तरह के लोगों या राशियों को नहीं पा रहे हो, आखिरी और कम से कम तो तुम्हारे लिए दूसरी राशियों के साथ रहने से बेहतर है कि मिथुन राशि के साथ ही रहो, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, बेहतर है कि दोनों साथ डूबें या तैरें, बजाय इसके कि किसी और राशि के साथ रहो जहां सिर्फ एक डूबे और दूसरा बच जाए। तो मिथुन राशि के लिए ये 5 राशियां सबसे कंपैटिबल है। अब कर्क राशि वाले लोगों के लिए जब तुम देखते हो कि कर्क राशि की 7वीं राशि कौन सी है, तो वो है मकर, और मकर में पृथ्वी तत्व होता है, जिसका मतलब है कि अगर तुम किसी ऐसे शख्स के साथ हो जिसमें पृथ्वी तत्व हो, तो तुम उस शख्स के साथ कंपैटिबल हो सकते हो जिसमें कंपैटिबल राशियां हो। बाकी 2 राशियां जो पृथ्वी तत्व की हैं, वो हैं वृषभ और कन्या। अब कर्क राशि वाले के लिए वृषभ 11वीं राशि है और इसलिए वृषभ राशि वाला शख्स तुम्हारे लिए लाभ लेकर आ सकता है, क्योंकि 11वां भाव लाभ और इच्छाओं का भाव भी है।
तो हालांकि तुम्हारी इच्छाएं और चाहतें एक वृषभ व्यक्ति से पूरी हो सकती हैं, और कर्क राशि, जिसका स्वामी चंद्रमा है, वृषभ में उच्च का होता है, इसलिए वृषभ राशि के साथ रहना बुरा विचार नहीं हो सकता। हालांकि वृषभ राशि वाले के लिए कर्क तीसरी राशि है, जिसका मतलब है कि वृषभ राशि वाला शख्स कर्क राशि वाले को बहुत मेहनत वाला, बहुत कोशिश वाला पाएगा। कौन किसी ऐसे शख्स के साथ रहने के लिए बहुत मेहनत करना चाहेगा बस एक स्थिर रिलेशनशिप में या किसी के साथ खुश रहने के लिए? ये आसान होना चाहिए, ना कि सख्त। तो कर्क राशि वाले के लिए वृषभ राशि के साथ रहना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक तरफ काम करता है, दूसरी तरफ नहीं करता। इसी तरह कर्क राशि वाले के लिए कन्या राशि, हालांकि पृथ्वी तत्व की है, तीसरी राशि है। तो कर्क राशि वाले के लिए कन्या राशि वाला शख्स बहुत मेहनत वाला बनकर आ सकता है, इसलिए बेहतर है कि तुम कन्या से अधिक बचो और वृषभ से कुछ हद तक कम। तो कर्क राशि के व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि पहले मकर राशि वाले के साथ अधिक रहे, फिर कुछ हद तक वृषभ राशि वाले के साथ, और कन्या राशि वाले से बचने की कोशिश करो, क्योंकि कन्या बहुत मेहनत है। अब जब तुम भावात भावम सिद्धांत को देखते हो, यानी 9वें भाव और 5वें भाव की राशियां भी तुम्हारे लिए अच्छी हैं, क्योंकि 9वां और 5वां भाव सबसे शुभ भाव और लाभ के भाव होते हैं। तो कर्क राशि के लिए 9वां भाव क्या है? कर्क राशि के लिए 9वां भाव मीन राशि है। तो मीन राशि 9वां भाव होने के नाते कर्क राशि वाले के लिए किसी मीन राशि वाले शख्स के साथ रहना अभी भी बेहतर है। हालांकि वो एक ही तत्व, जल तत्व के हैं और कभी कभी जज्बात उमड़ सकते हैं, फिर भी लाभ बहुत बहुत अधिक हो सकता है, बहुत सारी अच्छी किस्मत आ सकती है। अब जब तुम्हारे पास ज्यादा लाभ आ रहा हो और अच्छी किस्मत और अच्छा भाग्य आ रहा हो, तो भावनात्मक मुद्दे, इमोटिव इश्यूज, शायद इतने नहीं उठेंगे कि तुम्हें उनसे बहुत निपटना पड़े। दूसरी राशि जो कर्क राशि के लिए 5वीं राशि है, वो है वृश्चिक, फिर वही जल राशि। क्योंकि ये 5वें भाव की एनर्जी का प्रतिनिधित्व करती है, यह अभी भी उस राशि के साथ रहने से बहुत बेहतर है जिसमें तीसरे भाव की एनर्जी हो या 8वें और 12वें भाव की एनर्जी हो। जब तुम केंद्र भाव के सिद्धांतों चौथा, 7वां और 10वां भाव को देखते हो, जो भी बुरे नहीं हैं या असल में कंपैटिबल भाव है, तो कर्क राशि के लिए चौथा भाव तुला है, और क्योंकि तुला राशि में वैसी ही एनर्जी होती है जो 8वें और 12वें भाव की है, इसलिए बेहतर है कि तुम चौथे भाव वाले लोगों तुला के साथ कम से कम रहो, लेकिन दूसरे केंद्र यानी 10वें भाव के साथ ज्यादा बेहतर हो। कर्क लग्न वाले जातक के लिए 10वां भाव मेष है, और इसलिए एक कर्क राशि वाले के लिए 10वें भाव वाले व्यक्ति मेष के साथ रहना बेहतर है, न कि तुला वाले के साथ। और जाहिर है कर्क राशि वाले के लिए सबसे कंपैटिबल 7वां भाव है, जो मकर राशि है। तो भावात भावम सिद्धांत के अनुसार मकर राशि वाले के साथ रहना बेहतर है, फिर कुछ हद तक मेष राशि के साथ। तो जब तुम इन तीनों को मिलाते हो और कर्क राशि के लिए सबसे कंपैटिबल राशियों के नतीजे पर पहुंचते हो, ये देखते हुए कि एलिमेंट के हिसाब से सबसे कंपैटिबल राशि क्या है, फिर भावात भावम सिद्धांत और केंद्र भाव सिद्धांत को देखते हुए, तो 5 राशियां जो कर्क राशि वाले के लिए सबसे कंपैटिबल है, वो है मकर, मीन, वृश्चिक, मेष और वृषभ। लेकिन वृषभ बाकी 4 राशियों के मुकाबले कम हद तक। और अगर कुछ नहीं तो कर्क राशि से ही शादी करो, बजाय इसके कि किसी ऐसे शख्स के साथ रहो जिसकी राशि कर्क के साथ कम से कम कंपैटिबल है। और तो ये 5 राशियां कर्क राशि के लिए सबसे कंपैटिबल है, मकर, मीन, वृश्चिक, मेष और फिर वृषभ। अब सिंह लग्न वाले जातक या सिंह राशि वाले व्यक्ति के लिए वो राशियां कौन सी हैं जो सिंह के लिए सबसे कंपैटिबल है? जो राशि सिंह के बिल्कुल उल्ट है वो है कुंभ, और कुंभ में वायु एनर्जी होती है। तो वायु एनर्जी सिंह लग्न वाले जातक के लिए अच्छी कंपैटिबिलिटी रख सकती है। और बाकी 2 राशियां जिनमें वायु एनर्जी है वो है मिथुन और तुला। अब जब हम मिथुन राशि को देखते हैं तो मिथुन सिंह लग्न या सिंह राशि से 11वीं राशि है, और इसलिए 11वें भाव की एनर्जी होने के नाते जो लाभ और इच्छाओं का भाव भी है,
एक सिंह राशि वाला अपनी बहुत सारी इच्छाएं और चाहतें एक मिथुन राशि वाले या मिथुन राशि के व्यक्ति से पूरी करा सकता है। हालांकि एक मिथुन राशि वाले व्यक्ति के लिए सिंह राशि मिथुन से तीसरी राशि है और इसलिए सिंह राशि वाला मिथुन राशि वाले के लिए बहुत मेहनत है। कोई क्यों किसी ऐसे शख्स के साथ रहना चाहेगा जो सिर्फ एक स्थिर रिलेशनशिप में रहने के लिए बहुत मेहनत और कोशिश वाला हो? तो हालांकि सिंह राशि वाले के लिए मिथुन राशि वाले के साथ रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मिथुन राशि वाले के लिए सिंह राशि वाले के साथ रहना कोई अच्छी बात नहीं है। और इसलिए सिंह लग्न वाले व्यक्ति को जितना हो सके मिथुन राशि वाले से बचना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे शख्स के साथ रहने का क्या फायदा जो तुम्हारे साथ रहने को बहुत मेहनत समझता है। दूसरी तरफ तुला राशि सिंह के लिए तीसरी राशि है और इसलिए सिंह राशि वाले के लिए अगर तुम सिंह राशि के हो तो तुला राशि वाला व्यक्ति बहुत मेहनत कराने वाला हो सकता है। तुम्हें उस व्यक्ति के साथ स्थिर रिलेशनशिप में रहने और रिलेशनशिप को खुश रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर है कि तुम तुला राशि से काफी हद तक बचो और कुछ हद तक मिथुन से भी। भावात भावम सिद्धांत वो कौन से भाव हैं जिनमें 9वें भाव की एनर्जी और 5वें भाव की एनर्जी होती है? सिंह लग्न वाले जातक के लिए 9वां भाव मेष राशि द्वारा शासित होता है और सिंह के लिए 5वां भाव धनु राशि द्वारा शासित होता है और इसलिए 9वें भाव की स्वामी राशि मेष सिंह राशि वाले के लिए एक अच्छी और कंपैटिबल राशि हो सकती है, जबकि दूसरी तरफ सिंह के लिए 5वें भाव की राशि धनु भी तुम्हारे लिए एक कंपैटिबल राशि हो सकती है। हालांकि 9वां भाव सबसे शुभ भाव होने के नाते ये राशि तुम्हारे लिए बहुत सारे लाभ लेकर आ सकती है। कभी कभी तुम एक ही अग्नि राशि के होने के कारण जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव भी साथ देख सकते हो। हालांकि 9वां भाव तुम्हारे लिए एक मजबूत भाव होने के नाते लाभ का भाव मेष लग्न वाले व्यक्ति के साथ रहो और उसे खुश रखो। इससे तुम अपने लिए बेहतर भाग्य और किस्मत को आकर्षित करते हो। फिर केंद्र भाव के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए जो सिंह राशि के लिए केंद्र भाव है, चौथे भाव के स्वामी, 7वें भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी। सिंह लग्न के लिए चौथा भाव वृश्चिक राशि है और चौथा भाव वृश्चिक में वैसी ही एनर्जी होती है जैसी 8वें भाव और 12वें भाव कर्क और मीन में होती है। इसलिए किसी ऐसी राशि से बचना बेहतर है जिसमें दुष्ट भाव की राशि 8वीं और 12वीं हो और इसलिए सिंह लग्न वाले जातक के लिए किसी वृश्चिक राशि वाले के साथ रहने से बचना बेहतर है। सिंह के लिए दूसरा केंद्र 10वां भाव है जो वृषभ राशि है और इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ रहना बेहतर है जो वृषभ राशि का हो, जो 10वें भाव का स्वामी है, बजाय इसके कि कोई वृश्चिक राशि का हो। तो जातक की राशियां हैं कुंभ, मेष, धनु, वृषभ और मिथुन। हालांकि मिथुन एक बहुत अच्छा विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि हालांकि मिथुन तुम्हारी 11वीं राशि है, लेकिन मिथुन से सिंह तुम्हारी तीसरी राशि है। तो ये 4 राशियां बेहतर है। कुंभ, मेष, धनु और वृषभ तुम्हारे लिए बेहतर हो सकती है और फिर कुछ हद तक मिथुन। अगर कुछ नहीं, तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो बेहतर है कि तुम किसी दूसरे के बजाय सिंह राशि वाले के साथ ही रहो। तो सिंह लग्न वाले जातक के लिए कुंभ, मेष, धनु, वृषभ और मिथुन और कुछ हद तक सिंह ही। अब कन्या लग्न वाले जातक के लिए सबसे कंपैटिबल राशियां कौन सी हैं? कन्या राशि के बिल्कुल उल्ट मीन राशि है और मीन में जल तत्व की एनर्जी होती है। तो सबसे कंपैटिबल होने के नाते मीन कन्या राशि वाले के लिए निश्चित रूप से अलग नजर आएगी, लेकिन मीन में जल तत्व होने के कारण बाकी 2 राशियां जो जल तत्व की हैं वो हैं कर्क और वृश्चिक। अब कर्क राशि कन्या लग्न वाले जातक के लिए 11वीं राशि है और इसलिए कन्या राशि वाले के लिए कर्क में 11वें भाव की एनर्जी होने के कारण कर्क राशि का व्यक्ति कन्या राशि वाले के लिए लाभ आकर्षित कर सकता है और इच्छाओं और चाहतों को भी पूरा कर सकता है। हालांकि कर्क राशि वाले के लिए कन्या तीसरी राशि है, जिसका मतलब है कन्या राशि वाला व्यक्ति कर्क राशि वाले के लिए मेहनत है। कर्क राशि वाला क्यों किसी ऐसे शख्स के साथ रहना चाहेगा जो खुश रहने या स्थिर रिलेशनशिप के लिए बहुत मेहनत वाला हो?
तो ये इतना समझदारी भरा नहीं लगता कि कन्या राशि वाला किसी ऐसे शख्स के साथ रहे जिसके लिए वो शख्स मेहनत है। हालांकि कन्या राशि वाले के लिए कर्क कोई बुरी राशि नहीं है जिसके साथ रहना बुरा है। दूसरी तरफ कन्या राशि वाले के लिए वृश्चिक राशि के साथ रहना निश्चित रूप से एक समस्या होगी, क्योंकि वृश्चिक राशि कन्या राशि वाले से तीसरी राशि है, एक ऐसी राशि जो तुम्हारे लिए मेहनत है। तुम क्यों किसी ऐसे शख्स के साथ रहना चाहोगे जहां सिर्फ खुश रहने और स्थिर रहने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़े? इसलिए कन्या राशि वाले के लिए बेहतर है कि वो वृश्चिक राशि वाले से बचें। अब भावात भावम सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए कन्या लग्न के लिए 9वां और 5वां भाव क्या है? 9वें भाव में वृषभ राशि की एनर्जी है और 5वें भाव में मकर राशि की एनर्जी है। और क्योंकि 9वां भाव बहुत शुभता लाता है, इसलिए कन्या लग्न वाले जातक के लिए वृषभ राशि वाले के साथ रहना ज्यादा समझदारी है, क्योंकि वृषभ राशि वाले 9वें भाव के स्वामी के साथ रहने से बहुत सारा भाग्य और किस्मत आती है। और इसी तरह उस व्यक्ति के साथ रहना जिसमें 5वें भाव की एनर्जी मकर है, वो भी बहुत सारे अच्छे लाभ आकर्षित करता है, क्योंकि दोनों ही वृषभ जो 9वां है और मकर जो 5वां है का कन्या के साथ 9वां और 5वां भाव का रिश्ता है। तो वृषभ राशि वाले व्यक्ति के साथ रहना जिसमें 9वें भाव की एनर्जी है, निश्चित रूप से कन्या राशि वाले के लिए ज्यादा समझदारी है। और ये था भावात भावम सिद्धांत के अनुसार। अब केंद्र भाव सिद्धांत के अनुसार कन्या राशि के केंद्र क्या है? कन्या राशि के लिए 7वां, 4था और 10वां भाव केंद्र भाव है। कन्या के लिए 4था भाव धनु राशि की एनर्जी है, लेकिन धनु में वैसी ही अग्नि एनर्जी है जैसी कन्या लग्न के 8वें और 12वें भाव में होती है, और इसलिए बेहतर है कि कन्या राशि वाला धनु राशि वाले के साथ रहने से बचे। हालांकि कन्या लग्न वाले जातक के लिए 10वें भाव की एनर्जी क्या है? 10वें भाव की एनर्जी एक जैसी किस्म की होती है, जो बुध राशि भी है लग्न के समान, जो बुध से शासित है, और इसलिए 10वां भाव मिथुन होने के कारण बेहतर है कि कन्या राशि वाला मिथुन राशि वाले के साथ रहे, न कि धनु राशि वाले के साथ जिसमें 4थे, 8वें और 12वें भाव जैसी एनर्जी है। और जाहिर है 7वां भाव निश्चित रूप से कन्या राशि के लिए सबसे कंपैटिबल है, जो मीन राशि है। तो जब तुम सबसे कंपैटिबल राशि की एनर्जी को मिलाते हो, फिर भावात भावम सिद्धांत को मिलाते हो और केंद्र भाव सिद्धांत को मिलाते हो, तो कन्या राशि के लिए सबसे कंपैटिबल राशियां कौन सी हैं? मीन, वृषभ, मकर, मिथुन और कर्क। हालांकि कर्क राशि कुछ हद तक कम है, क्योंकि ये 11वें भाव की स्वामी है, क्योंकि कर्क से कन्या राशि 3 भाव दूर है। तो कन्या राशि के लिए 5 राशियां जो सबसे कंपैटिबल है, वो है मीन, वृषभ, मकर, मिथुन और कर्क। अगर तुम इन 5 राशियों में से कोई नहीं पा रहे हो, तो बेहतर है कि अपनी जैसी राशि कन्या के साथ रहो, बजाय इसके कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहो जहां तुम साथ डूबो। और ये वो राशियां हैं जो कन्या राशि के लिए सबसे कंपैटिबल है। अब तुला लग्न वाले जातक के लिए तुला के बिल्कुल उल्ट मेष राशि है। तो मेष राशि निश्चित रूप से वैदिक ज्योतिष के अनुसार तुला राशि वाले के लिए सबसे कंपैटिबल राशि है। हालांकि मेष राशि में अग्नि एनर्जी भी होती है, जिसका मतलब है कि बाकी 2 अग्नि एनर्जियां भी कुछ हद तक तुला के साथ कंपैटिबल है, और इसलिए धनु और सिंह लग्न वाले भी। हालांकि सिंह राशि तुला लग्न के लिए 11वीं राशि होने के कारण 11वां भाव तुम्हें लाभ पहुंचा सकता है और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी कर सकता है। हालांकि सिंह राशि वाले के लिए तुला राशि उसके लिए तीसरी राशि है, और इसलिए तुला राशि वाला सिंह राशि वाले के लिए मेहनत है। इसलिए तुला राशि वाला तो सिंह राशि से लाभ उठा सकता है, लेकिन सिंह राशि वाला तुला से शायद उतना लाभ नहीं उठा पाएगा। इसलिए बेहतर है कि तुम देखो और अगर हो सके तो सिंह राशि से बचो। हालांकि दूसरी तरफ धनु राशि तुला के लिए तीसरी राशि है, और इसलिए तुला राशि वाले के लिए मेहनत वही है जो धनु राशि दर्शाती है। क्या तुम किसी ऐसे शख्स के साथ रहना चाहोगे जिसके साथ खुश रहने या स्थिर रिलेशनशिप के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़े? और इसलिए बेहतर है कि तुला राशि वाला मेष राशि वाले के साथ रहे,
और शायद कुछ हद तक सिंह राशि वाले के साथ, बजाय इसके कि धनु राशि वाले के साथ रहे। अब भावात भावम सिद्धांत के अनुसार 9वां भाव भी बहुत शुभ भाव होता है और तुम्हारे लिए बहुत सारा भाग्य और किस्मत लेकर आता है, और उसका प्रतिनिधित्व मिथुन राशि करती है, और 5वें भाव की एनर्जी कुंभ राशि की है। तो तुला लग्न वाले जातक के लिए जो उल्टी राशि मेष है, उसके साथ रहने के बाद उनके लिए अगली सबसे कंपैटिबल और भाग्य किस्मत लाने वाली राशि मिथुन है, और फिर कुछ हद तक कुंभ, क्योंकि मिथुन में 9वें भाव की एनर्जी है और कुंभ में 5वें भाव की एनर्जी है। अब केंद्र भाव सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए तुला लग्न वाले जातक के लिए केंद्र भाव कौन से हैं? बेशक चौथा, 7वां और 10वां भाव केंद्र भाव है। अब हम पहले ही 7वें भाव के बारे में बात कर चुके हैं, जो एक केंद्र भाव है और सबसे कंपैटिबल राशि मेष है। तुला लग्न के लिए दूसरे 2 भाव जो केंद्र भाव है वो है 10वां भाव कर्क और चौथा भाव मकर। अब मकर राशि की एनर्जी 8वें और 12वें भाव जो दुष्ट है के समान तत्व वाली एनर्जी है, और इसलिए तुला राशि वाले के लिए बेहतर है कि वो मकर राशि वाले के साथ न रहें, क्योंकि तब 8वें और 12वें भाव की एनर्जी भी चौथे भाव पर असर डालती है। हालांकि कर्क राशि तुला राशि के लिए 10वां भाव है, और इसलिए कर्क राशि वाले के साथ रहना बेहतर है, क्योंकि 10वां भाव कर्म का भाव भी होता है। तो जब तुम कर्क राशि वाले व्यक्ति के साथ होते हो और तुम उसे खुश रखते हो, तो तुम अपने कर्म में भी मदद कर पाते हो, तुम अपना कर्म भी कर पाते हो, और इसलिए जब तुम अपना कर्म करते हो तो तुम राशियों का भी निर्माण करते हो। और इसलिए तुला लग्न वाले जातक के लिए पहले मेष और फिर कर्क राशि के साथ रहना बेहतर है, और कोशिश करो कि मकर राशि वालों से बचो। अब जब तुम तीनों को मिलाते हो, जब तुम उल्टी राशि की एनर्जी को मिलाते हो, फिर तुम एक जैसे तत्व की एनर्जी को मिलाते हो, फिर तुम भावात भावम सिद्धांतों और केंद्र भाव सिद्धांतों को मिलाते हो, तो तुला राशि वाले के लिए सबसे कंपैटिबल राशियां ये है मेष, मिथुन, कुंभ, कर्क और सिंह। हालांकि तुला सबसे कम हद तक, तो मेष, मिथुन, कुंभ, फिर कर्क और फिर सिंह। हालांकि बेहतर है कि सिंह तुम्हारे लिए एक आखिरी विकल्प हो, क्योंकि इसका तुला के साथ 11-3 का रिश्ता है, और अगर तुम इनमें से कोई भी राशि नहीं पा रहे हो तो बेहतर है कि अपनी ही राशि तुला के साथ रहो, बजाय इसके कि किसी ऐसी राशि के साथ रहो जहां तैरने के बजाय डूबो। और तुला लग्न वाले जातक के लिए ये सबसे कंपैटिबल राशियां हैं। अब वृश्चिक लग्न वाले जातक के लिए इसकी अपनी राशि से उल्टी राशि वृषभ है। वृषभ पृथ्वी राशि होने के कारण, जिसका मतलब है कि वृषभ सबसे कंपैटिबल राशि के बाद बाकी 2 पृथ्वी राशियां भी कुछ हद तक वृश्चिक राशि के साथ कंपैटिबल हो सकती है। वृषभ के बाद 2 पृथ्वी राशियां हैं कन्या और मकर। अब कन्या राशि जो पृथ्वी तत्व की भी है, वृश्चिक लग्न के लिए 11वीं राशि है, जिसका मतलब है कि 11वां भाव इच्छाओं और चाहतों की पूर्ति का भाव होने के नाते कन्या राशि वाला व्यक्ति वृश्चिक राशि वाले के लिए इच्छाएं और चाहते पूरी कर सकता है और लाभ आकर्षित कर सकता है। हालांकि कन्या राशि वाले के लिए वृश्चिक तीसरी राशि है, जिसका मतलब है कि कन्या राशि वाले के लिए वृश्चिक राशि वाला बहुत मेहनत है। कौन किसी ऐसे शख्स के साथ रहना चाहेगा जहां बहुत मेहनत करनी पड़े? इसलिए बेहतर है कि वृश्चिक राशि वाला कन्या राशि वाले से बचने की कोशिश करे, क्योंकि ये एक तरफा रिश्ता है। दूसरी तरफ मकर राशि वृश्चिक राशि वाले के लिए तीसरी राशि है, जिसका मतलब है कि तुम्हारे लिए वृश्चिक लग्न वाले जातक के लिए मकर राशि वाला बहुत मेहनत है। अब क्या तुम सच में किसी ऐसे शख्स के साथ रहना चाहोगे जिसके साथ रहकर स्थिर रहने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़े? तो वृश्चिक राशि वाले के लिए बेहतर है, अगर हो सके तो पहले वृषभ राशि वाले के साथ रहे, और शायद कुछ कम हद तक कन्या राशि वाले के साथ रहे। अब भावात भावम सिद्धांत के अनुसार कौन से भाव वृश्चिक लग्न के लिए 9वें और 5वें भाव पर शासन करते हैं? 9वां भाव कर्क से शासित होता है, जबकि 5वां भाव मीन से शासित होता है। 9वां भाव सबसे बड़े लाभों का भाव होने के नाते जो राशि तुम्हें दे सकती है, वृषभ के बाद कुछ कम हद तक
कर्क राशि भी वृश्चिक लग्न वाले जातक के लिए बहुत शुभ लाभ लाने वाली राशि हो सकती है, और फिर कुछ कम हद तक मीन राशि। और इसलिए बेहतर है कि वृषभ के बाद तुम कर्क राशि के साथ रिश्ता बना सकते हो पहले, और शायद उसके बाद मीन राशि के साथ भी। अब केंद्र भाव सिद्धांत के अनुसार वृश्चिक लग्न वाले जातक के लिए सबसे कंपैटिबल राशियां कौन सी हैं? वृश्चिक लग्न के केंद्र भाव है 7वां भाव वृषभ, जिसे हम पहले ही सबसे कंपैटिबल राशि कह चुके हैं। उसके बाद 10वां भाव सिंह, और फिर चौथा भाव कुंभ। अब कुंभ में वैसी ही एनर्जी होती है जो 8वें और 12वें भाव की होती है, और एक जैसे तत्व की एनर्जी भी होती है, और इसलिए वृश्चिक लग्न वाले जातक के लिए कुंभ राशि वाले के साथ रिश्ते से जितना हो सके बचना बेहतर है, और वृषभ लग्न वाले जातक जो केंद्र भाव की एनर्जी है के साथ ज्यादा रहने की कोशिश करो, और उसके बाद 10वें भाव की एनर्जी सिंह के साथ। तो वृश्चिक लग्न वाले जातक के लिए सिंह राशि वाले के साथ रहना ज्यादा समझदारी भरा लगता है, क्योंकि 10वां भाव वही है जो सिंह राशि की एनर्जी है, और 10वां भाव तुम्हारे कर्म के भाव का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका मतलब है कि अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसमें कर्म की एनर्जी भी हो, तो उस व्यक्ति को खुश रखकर, घर को स्थिर रखकर तुम अपने कर्म में भी मदद पाओगे, और इसलिए तुम राशियों से अधिक शुभ एनर्जी को आकर्षित कर पाओगे। और इसलिए वृषभ के बाद वृश्चिक लग्न वाले जातक के लिए सिंह एनर्जी के साथ रहना बेहतर है। तो सिंह राशि भी वृश्चिक के लिए एक कंपैटिबल राशि है, लेकिन कुंभ राशि इतनी नहीं है। अब जब तुम उल्टी कंपैटिबल राशियों भावात भावम सिद्धांत और केंद्र भाव की एनर्जी को मिलाते हो, तो वृश्चिक राशि के लिए सबसे शुभ राशियां या सबसे कंपैटिबल राशियां कौन सी निकलती हैं? ये है वृषभ, कर्क, मीन, सिंह और कन्या। हालांकि कन्या सबसे कम हद तक, और तो वृश्चिक लग्न वाले जातक के लिए ये सबसे कंपैटिबल राशियां हैं। अगर तुम नहीं पाते कि तुम इन 5 राशियों वृषभ, कर्क, मीन, सिंह या कन्या में से किसी के साथ हो सकते हो, तो बेहतर है कि तुम किसी और राशि के बजाय अपनी ही राशि वृश्चिक के साथ रहो जहां तुम दोनों डूबो। और ये वो राशियां हैं जो वृश्चिक राशि के लिए सबसे कंपैटिबल है। अब धनु लग्न वाले जातक के लिए सबसे कंपैटिबल राशियां कौन सी हैं? धनु की उल्टी राशि मिथुन है, तो मिथुन सबसे पूरक और सबसे कंपैटिबल राशि है। लेकिन वो दूसरी कौन सी राशियां हैं जिनमें मिथुन की तरह वायु एनर्जी है? ये हैं तुला और कुंभ। अब धनु लग्न वाले जातक के लिए तुला धनु से 11वीं राशि है, जिसका मतलब है तुला 11वें भाव की एनर्जी, लाभ, इच्छाओं और चाहतों की पूर्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो तुला राशि की एनर्जी वाले या तुला राशि वाले व्यक्ति के साथ रहना धनु के लिए समझ में आता है। हालांकि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जिसमें तीसरे भाव की एनर्जी हो, जो कुंभ राशि प्रतिनिधित्व करती है, एक अच्छा विचार नहीं हो सकता, क्योंकि धनु राशि वाले के लिए कुंभ बहुत मेहनत है, जो तीसरे भाव का स्वामी होने के कारण है। तो क्या तुम किसी ऐसे शख्स के साथ रहना चाहोगे जहां शादी को स्थिर रखने या स्थिर रिलेशनशिप रखने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़े? इसलिए धनु लग्न वाले जातक के लिए बेहतर है कि वो कुंभ राशि वाले के बजाय तुला राशि वाले के साथ रहने की कोशिश करें, और निश्चित रूप से कुंभ राशि से बचना बेहतर है। अब भावात भावम सिद्धांत के अनुसार जो 9वें भाव के स्वामी की एनर्जी है, 9वें भाव में सिंह एनर्जी होती है। हम जानते हैं कि 9वां भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है, और इसलिए कोई भी भाव जिसमें 9वें भाव की राशि हो, वह निश्चित रूप से लग्न के लिए एक शुभ राशि बन जाती है। तो यहाँ धनु लग्न वाले जातक के लिए सिंह राशि आपके लिए बहुत शुभ परिणाम लाने वाली राशि हो सकती है। इसलिए अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसमें सिंह एनर्जी है, तो निश्चित रूप से वो बहुत सारे लाभ और बहुत सारा भाग्य भी तुम्हारे लिए खोलेगा। हालांकि दूसरी तरफ मेष राशि वाले लोग जो 5वें भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, भी तुम्हारे लिए बहुत बहुत अच्छे होते हैं। तो बड़े हद तक सिंह एनर्जी वाले व्यक्ति के साथ रहना धनु राशि वाले के लिए बहुत मायने रखता है, और कुछ कम हद तक मेष राशि वाले के साथ रहना भी। अब केंद्र भाव सिद्धांत के अनुसार जो चौथे भाव के स्वामी, 7वें भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी है,
ये धनु लग्न वाले जातक के लिए सबसे कंपैटिबल राशियां हैं। धनु लग्न वाले जातक के लिए हम जानते हैं कि कन्या 10वें भाव को शासित करती है और मीन चौथे भाव को शासित करती है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि मीन में जल एनर्जी होती है और 8वें और 12वें भाव में भी वही जल एनर्जी होती है। तो क्या तुम किसी ऐसी राशि के साथ रहना चाहोगे जिसमें दुष्ट भाव की एनर्जी, जल एनर्जी हो? और इसलिए बेहतर है कि धनु राशि वाला मीन राशि वाले से बचे, क्योंकि अग्नि और जल राशियां भी कंपैटिबल नहीं होती। तो बेहतर है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहो जिसमें 10वें भाव की एनर्जी, कन्या हो, न कि मीन राशि वाले के साथ। तो कुछ हद तक धनु लग्न वाले जातक के लिए कन्या राशि की एनर्जी भी कंपैटिबल है, इसलिए कन्या राशि वाला व्यक्ति कंपैटिबल है। तो जब तुम सभी सिद्धांतों को मिलाते हो, उल्टी कंपैटिबल राशि देखते हुए, भावात भावम सिद्धांत देखते हुए, तत्वों को भी देखते हुए और केंद्र भाव सिद्धांतों को भी देखते हुए, तो धनु लग्न के लिए सबसे कंपैटिबल राशियां कौन सी है? मिथुन, सिंह, मेष, कन्या और तुला, इसी क्रम में। अगर तुम मिथुन, सिंह, मेष, कन्या या तुला के साथ नहीं रह सकते, तो बेहतर है कि तुम किसी अपनी ही राशि के साथ रहो, बजाय इसके कि किसी ऐसी राशि के साथ रहो जहां तुम एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल ना हो। तो मिथुन, सिंह, मेष, फिर कन्या और फिर तुला तुम्हारे लिए सबसे कंपैटिबल राशियां हैं। उसके बाद अगर कोई और विकल्प ना हो तो धनु लग्न के किसी व्यक्ति के साथ ही रहो। अब मकर लग्न वाले जातक के लिए जो राशि मकर के बिल्कुल उल्ट है वो है कर्क, जो 7वें भाव की स्वामी है। कर्क में जल एनर्जी होती है, तो सबसे कंपैटिबल राशि कर्क होने के बाद जल एनर्जी वाली दूसरी राशियां कौन सी है? 11वें भाव के स्वामी की राशि वृश्चिक है और 3रे भाव के स्वामी की राशि मीन है। वृश्चिक वह राशि है जो 11वें भाव को शासित करती है, इसलिए मकर लग्न वाले जातक के लिए वृश्चिक में 11वें भाव की एनर्जी होने के कारण 11वां भाव लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, इसलिए वृश्चिक राशि वाले के साथ रहना ज्यादा समझ में आता है। हालांकि दूसरी तरफ वृश्चिक लग्न वाले जातक के लिए मकर वृश्चिक से तीसरी राशि है, जिसका मतलब है वृश्चिक लग्न वाले जातक के लिए मकर राशि वाले के साथ रहने का मतलब है बहुत मेहनत करना जो तुम्हें करनी पड़ेगी। क्यों कोई किसी ऐसे शख्स के साथ रहना चाहेगा जहां सिर्फ उस शख्स के साथ रहने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़े? तो निश्चित रूप से वृश्चिक लग्न वाले जातक के लिए मकर राशि वाले के साथ रहना इतना समझदारी भरा नहीं है, और इसलिए एक मकर राशि वाले को 2 बार सोचना चाहिए कि क्या वो वृश्चिक राशि वाले के साथ रहना चाहते हैं जहां एक तरफ फायदा हो और दूसरी तरफ उतना फायदा ना हो। मकर लग्न के लिए 3रे भाव की एनर्जी मीन है, जो 7वें भाव की एनर्जी के समान है, लेकिन 3रे भाव की एनर्जी का मतलब है मकर राशि वाले के लिए तुम्हें मीन राशि वाले के साथ रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि मीन राशि वाला मकर राशि वाले से बहुत लाभ उठाएगा। इसलिए बेहतर है कि मकर राशि वाला भी मीन राशि वाले से बचे। अब भावात भावम सिद्धांत के अनुसार मकर राशि के लिए 9वें और 5वें भाव की एनर्जी क्या है? 9वें भाव का स्वामी कन्या है और 5वें भाव का स्वामी वृषभ है, और क्योंकि 9वां भाव सबसे बड़े लाभ का भाव है, कन्या राशि वाले के साथ रहना मकर राशि वाले के लिए बहुत शुभता और बहुत सारे लाभ आकर्षित करेगा। इसी तरह 5वें भाव का स्वामी वृषभ भी तुम्हारे लिए लाभ आकर्षित कर सकता है। तो कन्या या वृषभ राशि वाले के साथ रहना भी मकर राशि वाले के लिए समझ में आता है। और केंद्र भाव सिद्धांत के अनुसार केंद्र क्या है? चौथा, 7वां और 10वां भाव। अब चौथे, 7वें और 10वें भाव के स्वामी क्या है? कर्क के 7वां भाव होने के बाद जो केंद्र एनर्जी है, मकर लग्न के लिए चौथा भाव मेष एनर्जी है और 10वां भाव तुला एनर्जी है। अब चौथे भाव में मेष एनर्जी होना ये वैसी ही एनर्जी है जो दुष्ट भावों 8वें और 12वें भाव जो अग्नि एनर्जी है में होती है, और इसलिए दुष्ट भावों जैसी एनर्जी से बचना बेहतर है। तो मकर राशि वाले के लिए किसी मेष राशि वाले के साथ रहना कम समझदारी भरा है। दूसरी तरफ 10वें भाव का स्वामी तुला उसके साथ रहने के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ
जब तुम व्यक्ति को खुश रखते हो, जब तुम गृहस्थाश्रम को स्थिर रखते हो, तो तुम अच्छा कर्म भी आकर्षित करते हो क्योंकि तुम अच्छा कर्म कर रहे हो। तुम परम ऊर्जा से भी शुभता को आकर्षित करते हो। तो एक विकल्प के तौर पर कर्क राशि के व्यक्ति के बाद मकर राशि के लिए तुला राशि के व्यक्ति के साथ रहना समझ में आता है। अगर कर्क के साथ रहना संभव न हो, क्योंकि तुला में भी कर्म एनर्जी के 10वें भाव की केंद्र भाव एनर्जी होती है। अब जब तुम इन सबको एक साथ रखते हो, उल्टी कंपैटिबल राशि की एनर्जी, फिर भावात भावम सिद्धांत 9वें और 5वें भाव की एनर्जी और केंद्र भाव सिद्धांत की एनर्जी, तो मकर राशि के लिए सबसे कंपैटिबल राशियां कौन सी निकलती है? ये है कर्क, कन्या, वृषभ, वृश्चिक और तुला। इनमें से वृश्चिक कुछ एक तरफा है, इसलिए तुम्हें 2 बार सोचना होगा। अगर तुम इन 5 राशियों कर्क, कन्या, वृषभ, वृश्चिक या तुला में से किसी के साथ नहीं रह सकते, तो बेहतर है कि तुम किसी और राशि के बजाय अपनी ही राशि वाले के साथ रहो जहां तुम दोनों साथ डूबो। और मकर लग्न वाले जातक के लिए ये सबसे कंपैटिबल राशियां हैं। अब कुंभ लग्न वाले जातक के लिए उल्टी राशि की एनर्जी सबसे कंपैटिबल राशि स्पष्ट रूप से सिंह है, क्योंकि सिंह कुंभ के लिए 7वें भाव की राशि है। सिंह में कुंभ लग्न वाले जातक के लिए सबसे कंपैटिबल राशि के रूप में अग्नि तत्व की एनर्जी होती है, जिसका मतलब है कि बाकी अग्नि तत्व की एनर्जी भी कुंभ लग्न वाले जातक के लिए कंपैटिबल हो सकती है। सिंह के अलावा और कौन सी अग्नि राशियां हैं? ये हैं धनु और मेष। अब धनु राशि कुंभ राशि के लिए 11वें भाव की एनर्जी रखती है और 11वें भाव की एनर्जी होने के नाते लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का भाव, इसलिए कुंभ राशि वाले के लिए धनु राशि वाले के साथ रहना समझ में आता है, क्योंकि धनु राशि वाले के साथ रहने का मतलब है कि इच्छाओं और चाहतों की पूर्ति भी हो सकती है। लेकिन धनु राशि वाले के लिए कुंभ धनु से तीसरी राशि है, तो धनु राशि वाले के लिए कुंभ राशि वाले के साथ रहने का मतलब है बहुत मेहनत करना। क्यों कोई किसी दूसरे इंसान के साथ रहना चाहेगा जहां तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़े? तो ये इतना समझदारी भरा नहीं है कि धनु राशि वाला कुंभ राशि वाले के साथ रहे। दूसरी तरफ कुंभ राशि वाले के लिए मेष तीसरा भाव है और इसलिए कुंभ राशि वाले के लिए मेष राशि वाले के साथ रहने का मतलब है तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बस शादी को स्थिर रखने के लिए तुम्हें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। शादी को चालू रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इसलिए बेहतर है कि कुंभ लग्न वाला जातक मेष राशि वाले के साथ रहने से बचे। दूसरा सिद्धांत जो दूसरी कंपैटिबल राशियां देता है वो है भावात भावम सिद्धांत, जो कहता है कि किसी भी लग्न के लिए 9वां और 5वां भाव बहुत बहुत शुभ होते हैं। ये लाभ लाने वाले भाव होते हैं। अब कुंभ लग्न वाले जातक के लिए 9वां और 5वां भाव क्या है? 9वें भाव में तुला एनर्जी है, जबकि 5वें भाव में मिथुन एनर्जी है। तो तुला राशि वाले के साथ रहना भी कुंभ राशि वाले के लिए समझ में आता है, क्योंकि इसका मतलब है कि 9वें भाव के भाग्य और किस्मत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते हैं। और इसलिए अगर तुम तुला राशि वाले के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखते हो तो भाग्य और किस्मत के दरवाजे खुलने का मतलब है तुम्हारे लिए बेहतर लाभ, तुम्हारे लिए अधिक समृद्धि। दूसरी तरफ मिथुन राशि वाले के साथ रहना भी समझ में आता है, क्योंकि मिथुन में 5वें भाव की एनर्जी होती है और 5वां भाव भी लाभ का भाव है। तो कुछ हद तक मिथुन, लेकिन बड़े हद तक कुंभ लग्न वाले जातक के लिए तुला राशि वाले के साथ रहना समझ में आता है और तुला राशि कुंभ राशि वाले के लिए एक बहुत कंपैटिबल राशि भी है। उसके बाद जब तुम केंद्र भाव सिद्धांतों को देखते हो, जिसका मतलब है कि उस व्यक्ति के साथ रहना जिसके पास चौथे, 7वें या 10वें भाव का स्वामी है, यदि तुम इनमें से किसी राशि के साथ हो तो ये भी तुम्हारे लिए शुभ है। तो सिंह, जो स्पष्ट रूप से 7वां भाव है, एक शुभ राशि के बाद दूसरी 2 राशियां जो कुंभ राशि के लिए चौथे और 10वें भाव पर शासन करती है। वृषभ कुंभ के लिए चौथा भाव है, लेकिन वृषभ में वही पृथ्वी एनर्जी है जो 8वें और 12वें भाव दुष्ट में है और इसलिए दुष्ट भावों जैसी एनर्जी से बचना बेहतर है। तो कुंभ राशि वाले के लिए वृषभ के साथ रहना, हालांकि भौतिक रूप से ये लाभ आकर्षित कर सकता है, फिर भी इससे बचना बेहतर है।
दूसरी तरफ 10वें भाव में वृश्चिक एनर्जी है, इसलिए वृश्चिक राशि वाले के साथ रहना कुंभ लग्न वाले जातक के लिए एक बेहतर बात है, क्योंकि 10वां भाव कर्म का भाव है। तो जब तुम वृश्चिक राशि वाले के साथ होते हो और तुम घर को स्थिर रखते हो, तुम व्यक्ति को खुश रखते हो, तो तुम अच्छा कर्म भी आकर्षित करते हो और तुम राशि से भी शुभता आकर्षित करते हो। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के बाद जिसमें सिंह एनर्जी है, कुंभ लग्न वाले जातक के लिए वृश्चिक के साथ रहना भी अच्छा है, जो तुम्हारे साथ अधिक कंपैटिबल है। तो जब तुम इन सभी सिद्धांतों को देखते हो, उल्टी राशि एनर्जी सिद्धांत, भावात भावम, केंद्र भाव सिद्धांत जो तत्वों को लाते हैं, तो जो राशियां कुंभ राशि वाले के साथ सबसे अधिक कंपैटिबल हो सकती हैं, वो है सिंह, तुला, मिथुन, वृश्चिक और धनु। इनमें से धनु थोड़ा पेचीदा हो सकता है क्योंकि ये 11वां भाव है जहां यह एक तरफा बात है, इसलिए तुम्हें 2 बार सोचना होगा। हालांकि सिंह, तुला, मिथुन और वृश्चिक निश्चित रूप से बहुत कंपैटिबल है, लेकिन यदि तुम इनमें से किसी भी राशि के साथ नहीं रह सकते, तो बेहतर है कि तुम अपनी ही राशि कुंभ के साथ रहो, बजाय इसके कि किसी और राशि के साथ रहो जहां तुम दोनों को बहुत सारी चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़े और शादी तुम्हारे लिए अच्छी ना हो। और कुंभ राशि के लिए ये कंपैटिबल राशियां हैं। अब मीन राशि वाले जातक के लिए सबसे कंपैटिबल राशियां कौन सी हैं? मीन के बिल्कुल उल्ट कन्या है और इसलिए कन्या मीन राशि के लिए सबसे कंपैटिबल है। लेकिन कन्या में पृथ्वी एनर्जी भी होती है और इसलिए पृथ्वी एनर्जी भी मीन राशि के लिए कंपैटिबल राशियां हो सकती हैं। दूसरी 2 राशियां जिनमें पृथ्वी एनर्जी है वो है मकर और वृषभ। अब मीन राशि के लिए वृषभ 3रे भाव का प्रतिनिधित्व करता है और मकर 11वें भाव का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम जानते हैं कि 11वां भाव लाभ और इच्छाओं और चाहतों की पूर्ति का भाव है। तो मीन राशि के लिए मकर राशि वाले के साथ रहना समझ में आता है, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ रहने से इच्छाओं और चाहतों की पूर्ति होगी और तुम्हारे लिए लाभ आकर्षित होगा। हालांकि मकर राशि वाले के लिए मीन राशि चक्र की 3री राशि है, जिसका मतलब है कि मकर राशि वाले व्यक्ति को केवल शादी को स्थिर रखने और घर को हिलने से बचाने के लिए उतनी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। तो यह इतना समझदारी भरा नहीं है कि मीन राशि वाला मकर राशि वाले के साथ रहे, क्योंकि मीन राशि वाला तो लाभ को आकर्षित करेगा, लेकिन मकर राशि वाला शायद इतना खुश ना हो। दूसरी तरफ मीन राशि के लिए वृषभ राशि चक्र की 3री राशि है या मीन से 3रा भाव, इसलिए ये समझ में नहीं आता कि मीन राशि वाला उस व्यक्ति के साथ रहे जहां मीन राशि वाले को व्यक्ति को खुश रखने या शादी को स्थिर रखने के लिए इतनी कोशिश करनी पड़े, इसलिए वृषभ से भी बचना बेहतर है। तो मीन राशि के लिए सबसे कंपैटिबल राशि स्पष्ट रूप से कन्या है। और उसके बाद जब तुम भावात भावम सिद्धांत को देखते हो, तो तुम 9वें और 5वें भाव की एनर्जी को देखते हो। वो राशियां जो 9वें और 5वें भाव पर शासन करती हैं, लाभ के भाव, त्रिकोण भाव। 9वें भाव में वृश्चिक एनर्जी है, जबकि 5वें भाव में कर्क एनर्जी है। अब 9वां भाव शुभता का और सबसे बड़े लाभ का भाव होने के नाते वृश्चिक, जो 9वें भाव पर शासन करता है, मीन राशि के लिए सबसे कंपैटिबल राशि के रूप में अधिक समझ में आता है। और इसी तरह कर्क भी, जो 5वें भाव का स्वामी है। हालांकि 9वां भाव लाभ का सबसे बड़ा भाव होने के कारण कन्या के बाद वृश्चिक निश्चित रूप से मीन राशि के लिए दूसरी सबसे कंपैटिबल राशि है और निश्चित रूप से कुछ कम हद तक कर्क भी। अब जब तुम केंद्र भाव सिद्धांतों को देखते हो, तो केंद्र क्या है? मीन राशि के लिए 4थे, 7वें और 10वें भाव के स्वामी। मीन राशि के लिए 4था भाव मिथुन है, 7वां भाव बिल्कुल कन्या है और 10वां भाव धनु है। हालांकि मिथुन में वैसी ही एनर्जी है जैसी 8वें और 12वें भाव में होती है। हम 8वें और 12वें भाव जैसी एनर्जी से बचना चाहते हैं और इसलिए मीन राशि के लिए मिथुन राशि वाले के साथ रहना इतना अच्छा विचार नहीं है। दूसरी तरफ कन्या के बाद मीन राशि के लिए 10वें भाव की एनर्जी धनु है और इसलिए धनु 10वें भाव का स्वामी होने के नाते कर्म का भाव, एक केंद्र भाव, धनु राशि वाले के साथ रिश्ते में रहना और व्यक्ति को खुश रखना,
इस घर को स्थिर रखना। इसका मतलब है कि तुम भी बहुत सारा अच्छा कर्म करते हो और तुम अच्छा कर्म आकर्षित करते हो और राशि भी तुम पर मेहरबान होती है, और क्योंकि तुम अच्छा कर्म करते रहते हो, राशि भी तुम पर अपना आशीर्वाद बरसाती है। तो मीन लग्न वाले जातक के लिए धनु लग्न वाले जातक के साथ रहना भी समझ में आता है। अब जब तुम इन सभी सिद्धांतों को मिलाते हो तो मीन लग्न वाले जातक के लिए सबसे कंपैटिबल राशियां कौन सी निकलती हैं? कन्या सबसे अधिक समझ में आती है और फिर वृश्चिक, कर्क, धनु और मकर इसी क्रम में। तो कुल मिलाकर कन्या, वृश्चिक, कर्क, धनु और मकर मीन राशि के लिए सबसे कंपैटिबल राशियां हैं। और यदि तुम इनमें से किसी के साथ नहीं रह सकते तो किसी और के साथ डूबने के बजाय अपनी ही राशि के साथ रहना बेहतर है। तो दोस्तों, ये हैं राशियां और ये हैं सभी 12 राशियों के लिए कंपैटिबिलिटीज। मेरा सुझाव आपके लिए, ये सिर्फ दिशा निर्देश, गाइडलाइंस हैं आपके लिए। बस मेरे दिशा निर्देशों को पूर्ण सत्य मत समझो। हमेशा बेहतर है कि पहले ये समझो कि तुम कौन सी राशि हो और जब तुम किसी के साथ हो तो तुम्हें किसके साथ सबसे ज्यादा कंपैटिबल लगता है। जब तुम दोस्तों को देखते हो, परिवार को देखते हो, तो कौन सी राशियां हैं? हालांकि सिर्फ बाहरी दिखावे से मूर्ख मत बनो। हर व्यक्ति सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 लोग होता है, जिसमें सबसे प्राकृतिक राशि होती है और दूसरी 2 राशियों की एनर्जी होती है। इसी तरह तुम भी। तो पहले पता करो कि सबसे प्राकृतिक राशि के तौर पर तुम कौन हो। सिर्फ अपनी सूर्य राशि या अपनी वैदिक राशि पर निर्भर मत रहो। तो पहले ये समझो कि एक इंसान के तौर पर तुम कौन हो, और मेरा वो वीडियो देखो जो तुलना दिखाता है कि तुम सूर्य राशि वाले व्यक्ति हो या वैदिक ज्योतिष के लग्न वाले व्यक्ति। एक बार जब तुम ये पता लगा लेते हो कि तुम कौन सी राशियां हो, तो तुम्हारी राशि के आधार पर तुम्हारे लिए कौन सी राशि सबसे कंपैटिबल है, उस दिशा निर्देश का पालन करो जो मैंने तुम्हें दिया है। तो कृपया अपनी कुंडली देखो, अपने आप को समझो और फिर अपने लिए सबसे कंपैटिबल राशि का पता लगाओ। और कोशिश करो, यदि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो रिलेशनशिप के प्रति सच्चा है, रिलेशनशिप के प्रति प्रतिबद्ध है, रिलेशनशिप को खुश रखने और दूसरे व्यक्ति को खुश रखने के लिए कड़ी मेहनत करता है, तो हर राशि भी तुम्हारे साथ कंपैटिबल हो सकती है। लेकिन राशि के अनुसार उनके साथ सबसे कंपैटिबल और अधिक समृद्धि को आकर्षित करने के लिए और राशि से अधिक आशीर्वाद को आकर्षित करने के लिए अपने लिए पता लगाओ कि तुम्हारी सबसे कंपैटिबल राशि कौन सी है और फिर उसे आगे बढ़ाओ। और कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वे भी अपने लिए सबसे कंपैटिबल राशि जान सके और फिर वे भी अधिक शिक्षित विकल्प, चॉइसेस और अपने लिए बेहतर विकल्प चुन सकें। तो दोस्तों, कृपया मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और यदि आप मेरे साथ व्यक्तिगत परामर्श, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। और किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ तक ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार।